हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 3 आप लोगों का चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। तो कहाँ से शुरू किया था हमने? रासायनिक संयोजन के नियम से शुरू किया था, जहां पर परमाणु आपके आपस में जुड़ रहे थे, या आप बोल सकते हैं कि अभिक्रिया कर रहे थे, और अभिक्रिया करने के दौरान वो कुछ नियमों का पालन कर रहे थे। उन्हीं को रासायनिक संयोजन का नियम कहा जा रहा था। इसमें हमने दो नियमों की बात की, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा होता है आपका स्थिर अनुपात का नियम। ओके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो कि आपको रिवाइज करवा दिया गया था, कि जहां पर क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का आपका नियम है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे। इसके बाद स्थिर अनुपात का नियम जो दूसरा आपका नियम है, वो क्या कहता है कि जो भी यौगिक कोई बन रहा है, किसी भी विधि से बन रहा है, किसी भी स्रोत से उसको प्राप्त किया जा रहा है, उस यौगिक में आपका जो तत्व है, उन तत्वों का भार का अनुपात सदैव स्थिर रहता है या निश्चित रहता है, चाहे आप उसे किसी भी विधि से बना रहे हो या किसी भी स्रोत से उसको प्राप्त कर रहे हो। ओके, तो यह आपका स्थिर अनुपात का नियम है। इसके अलावा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आप लोगों ने यहाँ पर देखा था, जिसके आपने कुछ अभिधारणाएं यहाँ पर पढ़ी। परमाणु क्या होता है उसको समझा था, उसका आकार, उसका द्रव्यमान, उसके बारे में बात की थी। इसके सिंबल्स हम लोगों ने देखे थे, और अणु के बारे में पढ़ा था कि अणु क्या होता है। तो परमाणु परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करते हैं, अणु को बनाते हैं। और परमाणुकता एक टॉपिक आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। तो किसी भी एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं, वही उसकी क्या होती है, परमाणुकता होती है। ओके, रासायनिक सूत्र के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने देखा था लास्ट सेशन में। रासायनिक सूत्र क्या है? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र, उसके संघटक का जो प्रतीकात्मक निरूपण किया जाता है, वो है। प्रतीकात्मक निरूपण से क्या समझे? यानी प्रतीक जो हमने अभी पढ़े थे तत्वों के, उन प्रतीकों के रूप में आपका कोई भी जो क्या होगा, कंपाउंड होगा, यौगिक। यौगिक में संघटक है, अलग अलग तत्व है ना उसमें, तो अलग अलग तत्वों के परमाणु भी हैं। तो आप उन तत्वों के परमाणुओं के लिए सिंबल लिखेंगे, और किस प्रकार से लिखेंगे उसके लिए हमने कुछ नियम यहाँ पर पढ़े थे। ओके, जिसमें से कि सबसे पहले हमने विशेषताएं समझी थी कि रासायनिक सूत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होने चाहिए या संतुलन में होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, धातु एवं अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है तथा अधातु को बाद में। कोई भी यौगिक है उसमें धातु और अधातु दो चीजें हैं, तो पहले आप धातु को लिखेंगे और बाद में आप अधातु को लिखेंगे। ओके, और बहुपरमाणुक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है, फिर संयोजक तथा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुपरमाणुक आयन के बारे में बताया गया है। तो इन सभी के लिए आपने सूत्र लिखने के लिए कुछ नियम यहाँ पर पढ़े थे। तो क्या क्या नियम थे? पहला नियम यहाँ पर आपका था, सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है या प्रतीकों को लिखा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उन प्रतीकों के नीचे उनकी संयोजकता को लिखा जाता है। फिर संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं, और परिणाम स्वरूप जो पहला परमाणु होता है वो दूसरे परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है, और दूसरा परमाणु पहले परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करेगा। संयोजकताओं को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रासायनिक सूत्र हमने लिखे थे बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए। लास्ट सेशन में बहुत सारे यौगिकों के लिए हमने रासायनिक सूत्र लिखे थे। आज के सेशन में बात करते हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी भी एक अणु का जो द्रव्यमान है वही आणविक द्रव्यमान है। अब अणु में क्या क्या है? अणु में है अलग अलग परमाणु, तो उन परमाणुओं का जो कुल द्रव्यमान होगा वही अणु का द्रव्यमान है। ठीक है, क्या कहा मैंने यहाँ पर? परमाणुओं का कुल द्रव्यमान,
बराबर अणु का द्रव्यमान। ठीक है, क्यों? क्योंकि अणु में परमाणु ही तो है। अगर मैं सिंपल सी कोई बात करूं कि इस बॉक्स का वेट कितना है, ये कोई बॉक्स है, मैं कहूं इसका वेट कितना है इस बॉक्स का, और इस बॉक्स में 4 चीजें हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो बॉक्स का वेट कितना होगा, इस बॉक्स का टोटल वेट कितना होगा, बॉक्स का वेट बॉक्स का भार क्या हो जाएगा, ए का भार प्लस बी का भार प्लस सी का भार प्लस डी का भार। ठीक है, प्लस बॉक्स का भार, जो बॉक्स का भार में BOX लिख रही हूं मैं, ये बॉक्स का भार। तो इन सभी को अगर आप प्लस कर दोगे तो टोटल बॉक्स का भार आ जाएगा। 4 चीजें तो उसमें रखी हुई हैं, उसके अतिरिक्त बॉक्स का अपना भार भी है। तो इसी तरह से हम एक अणु की कल्पना कर रहे हैं जिसमें अलग अलग परमाणु है, कल्पना कर रहे हैं, या कोई भी अणु आप ले रहे हो जिस अणु में अलग अलग परमाणु हैं। तो आप कह रहे हो सपोज AB2 एक कोई अणु है। ठीक है, AB2 आपका एक क्या है, अणु है। ये अणु है जिसमें आपके 2 प्रकार के परमाणु हैं, एक ए का परमाणु है, दूसरा बी का परमाणु। डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स, ये परमाणु की संख्या पर, कि किसके कितने परमाणु है। प्रकार आपने 2 बोले, लेकिन अब है कितने, ए का तो एक ही परमाणु है, लेकिन बी के यहाँ पर 2 परमाणु। क्लियर, ए का एक परमाणु है और बी के आपके कितने हैं, 2 परमाणु हैं। तो इस प्रकार से आपने कहा AB2 का अणु का, ये अणु है आपका, का आणविक द्रव्यमान, तो वो कितना हो जाएगा, आपने बोला परमाणुओं का जो कुल द्रव्यमान है उसके बराबर हो जाएगा। तो ए का द्रव्यमान प्लस बी का द्रव्यमान प्लस बी का द्रव्यमान। अब बी का द्रव्यमान 2 बार क्यों आया, क्योंकि 2 परमाणु है यहाँ पर बी के, B2 लिखा है ना आपने, तो उसके अलग अलग 2 परमाणु है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान 2 बार आएगा। या आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए का द्रव्यमान प्लस बी का द्रव्यमान गुणा 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि बी का द्रव्यमान आप 2 बार ऐड कर रहे हो, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आणविक द्रव्यमान, ये तो हमने जनरल एक ऐसा AB2 एक ऐसा ही कोई अणु मान लिया है जिसका हमें आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं हम। इसके अतिरिक्त आपको कोई अणु दिया गया है तो उसका आप आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से निकालेंगे। तो पहली चीज, आणविक द्रव्यमान को समझ लीजिए अच्छे से। किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों के जोड़ को या योग को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई ही होता है। जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई है, क्योंकि परमाणु के ही द्रव्यमान को तो जोड़ रहे हो तो वही इकाई आ जाएगा इसका भी, जो आप परमाणु द्रव्यमान में लिख रहे हो। ओके, तो ये आपका हो गया आणविक द्रव्यमान, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जिसको आप लोग मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है आपका, the sum of atomic masses of all atoms in a molecule is called its molecular mass। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब आपने यहाँ पर ध्यान देना है, बात किसकी की जा रही है, बात किसकी की जा रही है, एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स। जितने भी एटम्स वहां पर उस मॉलिक्यूल में उपस्थित है, जितने भी अणु
जितने भी परमाणु जो है वो उस अणु में उपस्थित है, उन सबका परमाणु का द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए। यानी किसी का भी आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपके पास परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए उस परमाणु का। ओके, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सबसे बेसिक एग्जाम्पल है आपका H2O का। ये एक मॉलिक्यूल है, जल का एक अणु है आपका, वाटर का मॉलिक्यूल है आपका एक। तो इसमें अलग अलग परमाणु है, ठीक है ना, अलग अलग परमाणु, दो प्रकार के परमाणु है, एक हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के। अब संख्या कितनी है परमाणुओं की? हाइड्रोजन के आपके दो परमाणु है, ऑक्सीजन का आपका एक परमाणु है। अब क्या करना है आपने? आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास, यानी जिसको आप आणविक द्रव्यमान बोल रहे हैं। उस आणविक द्रव्यमान को निकालने के लिए आपके पास इसके इनके परमाणुओं के द्रव्यमान होने चाहिए। यानी हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान क्या है और ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तभी आप पूरे वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है या आणविक द्रव्यमान है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो H2O में आपके पास क्या होगा? H का यानी हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास ऑफ H, यानी हाइड्रोजन बराबर 1 लेते हैं आप। दूसरा आपका क्या आएगा? ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास ऑफ O 16, U में आएंगे। अब क्या हो जाएगा? H2O का आणविक द्रव्यमान, mm लिख देती हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या होगा? हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा उसको 2 से आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 16 यानी कि जो ऑक्सीजन का होगा उसको आप 1 से कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1 इंटू 2, क्यों 1 को 2 से क्यों किया? देखो H2O में हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान 1 है, लेकिन हमने बात की है 2 हाइड्रोजन की यहाँ पर, तो इसलिए हमने 2 से इसको क्या कर दिया? गुणा कर दिया। प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे? दूसरा परमाणु आपका किसका है? ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन 16, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ओके, तो कितना हो जाएगा? 2 + 16 इज इक्वल टू 80 और U। तो ये क्या हो गया? ये H2O का मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान यहाँ पर हो गया है। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए एक और कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग, HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3 में H का परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू 1U, N का परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू 14U, ओके। O का परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू 16U, ठीक है। अब HNO3 का आणविक द्रव्यमान बराबर H का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, एक ही हाइड्रोजन है, 1 इंटू 1 भी आप लिख सकते हैं, ओनली 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 ही हम लिख लेते हैं। प्लस अब क्या है? N है, नाइट्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान 14, ठीक है, वो भी उसका भी एक ही परमाणु है। O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु, तो 16 इंटू 3, ओके। इसको आगे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये इसका क्या हो गया? आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास हो गया। ओके, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है ये।
नोट कर लीजिए, जीआईसी धारचूला, नोट कर लीजिए, नोट, बातें नहीं करेंगे। एक और लिखते हैं Na2SO4, सोडियम सल्फाइड। तो क्या क्या है इसमें? सोडियम है, Na, सल्फर है और O ऑक्सीजन है आपका, ठीक है। तो Na यानी सोडियम का परमाणु का द्रव्यमान 23U होता है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान जो 32 है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो 16 है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से आप लोग कैलकुलेट कीजिए। Na2SO3 है ये सल्फाइड, 3 का आणविक द्रव्यमान, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। चलिए जल्दी से कैलकुलेट कीजिए आप लोग। चलिए तो कैसे करेंगे? सोडियम का सबसे पहले आएगा परमाणु का द्रव्यमान 23 इंटू 2 कर देंगे, क्यों? क्योंकि Na2 है, 2 परमाणु है सोडियम के। प्लस क्या आएगा? सल्फर Na2S, सल्फर का कितना है? 32 है और एक ही परमाणु, ओके। प्लस ऑक्सीजन का आएगा, ऑक्सीजन का 16 है और कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपका U में आ जाएगा, ओके। चलिए क्विक लाइन में से कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को CaO। तो इसमें 2 ही एटम है, एक किसका है? कैल्शियम का, एक ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो Ca का परमाणु द्रव्यमान बराबर 40U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ये तो अब याद हो गया होगा, 16U। तो CaO का आणविक द्रव्यमान, देखो यहाँ हम परमाणु द्रव्यमान लिख रहे हैं क्योंकि वो परमाणु है, ठीक है। और यहाँ पर हम आणविक द्रव्यमान लिख रहे हैं क्योंकि ये अणु है आपका, तो इसका क्या आएगा? आणविक द्रव्यमान आएगा। तो 40, क्योंकि एक ही परमाणु है तो सिर्फ 40 लिख दिया हमने, प्लस ऑक्सीजन का 16 क्योंकि एक ही परमाणु, ये आपका U में आ जाएगा, ओके। चलिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान, कार्बन का 12 आ जाएगा प्लस 16 इंटू 2, ये कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान हो गया, ओके। CH4 मीथेन, ठीक है। इसका आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। तो मीथेन में क्या है? एक कार्बन है और 4 आपके क्या है? हाइड्रोजन है। तो कार्बन का
परमाणु द्रव्यमान बराबर 12, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1। ठीक है, तो CH4 का आणविक द्रव्यमान बराबर कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, और कितने परमाणु हैं? 4। ओके, तो इस तरह से आप अलग अलग अणुओं के आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। होमवर्क में आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, CO3, CO, HCl, NH3। ठीक है, इन सब मॉलिक्यूल के आप आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने आणविक द्रव्यमान के बारे में समझा, आणविक द्रव्यमान आपका क्या होता है, और कुछ अणुओं का यहाँ पर हमने आणविक द्रव्यमान निकाला। ये आपके लिए होमवर्क में कुछ मैंने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इनका आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपका, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।